कम से कम दोस्तों हमें 2 से 3 हज़ार स्टूडेंट्स ने मैसेज यहाँ पे किया है कि सर जो हम क्वेश्चंस रीड कर रहे हैं, चाहे ज्योग्राफी की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें या फिर फॉरेस्ट्री की बात करें। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे, लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट्स की डिमांड है वो ये कह रहे हैं कि सर हमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल करवा दें, ताकि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड रहता है या फिर एडवांस लेवल पूछा जाता है तब भी हमारे पास उस क्वेश्चन का आंसर हो। इसलिए दोस्तों हमारी टीम ने ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज, चाहे मैं एनवायरनमेंट की बात करूं, जनरल साइंस की बात करूं या फिर फॉरेस्ट्री क्वेश्चंस की बात करूं, साइंस के 400 क्वेश्चंस बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं। व्हाट्सएप करके आप ले लीजिए। क्रैश कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए। सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। प्रोफेशनल्स के अंडर, एक्सपर्ट्स के अंडर आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में फॉरेस्ट गार्ड के लिए आप फ्री टेस्ट भी लगा सकते हैं। फ्री टेस्ट किस तरह से लगेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, ये सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। लेकिन व्हाट्सएप करते इसमें फ्री टेस्ट और अपना एग्जाम लाइक फॉरेस्ट गार्ड या फिर जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल वगैरह, जरूर मेंशन कर देना, ठीक है, जिससे हमारी टीम को पता चल जाता है कि आप फ्री टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं। क्लियर। अब देखिए कम से कम आपको यहाँ से 8 लेक्चर्स यहाँ से मिलने वाले हैं। इसमें आपको कम से कम 700 से 800 पॉइंट जो वो बिल्कुल क्लियर करवा दी जाएगा, ठीक है। 700-800 पॉइंट का मतलब ये है दोस्तों कि आपका पूरा का पूरा जो ज्योग्राफी सेशन है, जिसमें आपका चाहे मैं एनवायरनमेंट की बात करूं, फॉरेस्ट्री क्वेश्चंस की बात करूं, ठीक है, ये सारी जनरल साइंस की बात करूं, ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। चैनल पर पहली बार तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब देखिए ये जो आपका पहला पॉइंट रहेगा दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ इकोलॉजी। अब देखिए इसकी जो PDF आपको कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप्स में मिलेगी। ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को आप पढ़ भी सकते हैं। अब देखिए बिल्कुल ही शॉर्ट नोट्स मैं हमारी टीम ने आपके लिए रेडी किए हैं, बिल्कुल शॉर्ट है। अगर क्वेश्चंस थोड़ा सा एडवांस भी रहता है तब भी आपके पास आंसर होगा, ये मैं आपको बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस गलत नहीं होगा आपका, ये गारंटी है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि अजायबी घटक की बात करेंगे, बहुत ही सिंपल सा इसमें हमने ऐड करके आपको दिया है कि अगर क्वेश्चंस मॉडिफाइड भी रहता है तो जैसे कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र के मृत तथा अकार्बनिक घटकों को अजैविक घटक कहते हैं। जैसे आपकी मृदा हो गई, जल हो गई, वायु हो गई, सूर्य हो गई, इस तरह का प्रकाश आदि। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, 3 से 4 क्वेश्चन हाईलाइट चल रहे हैं अभी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कोर्सेज में वैसे भी प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि सहजीविता इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 2 प्रजातियों के बीच एक प्रकार का अंतर संबंध है, जिसमें एक प्रजाति को नुकसान होता है दोस्तों, ठीक है, और दूसरी प्रजाति जो उससे वो अप्रभावित रहती है। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन और जीवाणु। क्लियर। अब देखिए वायुमंडल, एटमॉस्फेयर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वायुमंडल, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, बिल्कुल शॉर्ट में आपको ये चीज़ बता दी है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ें जो वो पहले से पता है, ठीक है। ये वायुमंडलीय गैसों, जलवाष्प और निलंबित कणों का एक भौतिक मिश्रण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रहता है। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण सतह से जुड़ा रहता है। अब देखिए स्टूडेंट्स इंग्लिश में भी रीड करता है, हिंदी में भी रीड करता है। ये पूरी की पूरी PDF आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगी, ठीक है। जैसे पहले आपको इंग्लिश आएगी और उसके बाद हिंदी में ये नोट्स रहेगा, यानी कि ईजी टू लर्न रहेगा। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से रीड कर लेंगे, कम से कम 8 लेक्चर्स यहाँ से आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर एक एक पॉइंट भी थोड़ा थोड़ा भी रीड करोगे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ फॉरेस्ट गार्ड आपका निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट। स्वपोषित वे जीव जो अकार्बनिक पदार्थों जैसे CO2 और जल से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषित जीव कहते हैं। इन्हें प्राथमिक उत्पादक भी कहते हैं। आपको एकदम से याद हो गया, ठीक है, कि किन्हें हम कहते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड होगा या फिर साथ में एक्स्ट्रा पूछा होगा तब भी आपके पास आंसर होगा। अब इसी तरह से दोस्तों बहुत सारा लेक्चर्स लंबा ना हो जाए, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर मेन पॉइंट ही यहाँ पर लूँगा। अब जैसे कि दोस्तों बेंथिक जीव है, जलीय स्रोतों के आधार में रहने वाले जीवों को बेंथिक जीव कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप रीड भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इजी टू लर्न है, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल हाईलाइट पॉइंट, की पॉइंट, फैक्ट पॉइंट इन्हें हम कहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपको याद करने हैं और देखना चुटकी मारते ही आपके आंसर निकलेंगे, चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो सभी को आने चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि जैव संग्रहण है, ये पूरे के पूरा नोट्स आप रीड करिए, एकदम से आपको रीड हो जाएगा, ठीक है, कि क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चंस रहेगा इस पॉइंट से 4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। वो किस टाइप के क्वेश्चंस है, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो हम वैसे भी यूट्यूब पे ऑलरेडी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए वैसे भी डिस्कस हम करने वाले हैं, ठीक है।
तो जुड़े रहना है आपने। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे जैव भू रासायनिक चक्र। अब देखिए जब जैव भू रासायनिक चक्र की बात होती है, नाइट्रोजन कार्बन जैसे महत्वपूर्ण तत्व जिस चक्रीय मार्ग से जीवों से पर्यावरण में और पर्यावरण से जीवों में स्थानांतरण करते हैं उसे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। इंपॉर्टेंट के साथ आपको याद भी हो गया। यहाँ पे हमने क्या कहा, नाइट्रोजन कार्बन जैसे महत्वपूर्ण तत्व जिस चक्रीय मार्ग से जीवों से पर्यावरण में और पर्यावरण से जीवों में ट्रांसफर करते हैं उन्हें जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। कुछ इसी टाइप का क्वेश्चंस और ऑप्शंस में आपको देखने को मिल जाएगा और आपके पास आंसर होगा। ठीक है। अब इसी तरह से बायोम, बहुत बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुआ, यहाँ से हजारों बार मॉडिफाइड क्वेश्चंस बना, स्टूडेंट्स फिर भी गलत करके आता है कई बार। यहाँ पर बायोम की बात होती है जब भी प्राकृतिक वन और घास के मैदान जो जलवायु प्रदेशों अथवा सूर्य तापमान और वर्षा के वितरण से संबंधित होते हैं उसे हम बायोम कहते हैं। सिंपल सा, उसमें थोड़ा सा आपको मॉडिफाइड करके दे दी जाता है लेकिन स्टूडेंट्स गलत करके आता है फिर भी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बायोमास, कंफ्यूज नहीं होना है, बायो और आपका बायोम और बायोमास। किसी जीव में एक समय पर उपस्थित जीवित पदार्थ की मात्रा को उस जीव का बायोमास कहते हैं। सिंपल सा। ठीक है। क्या कहा, किसी जीव में एक समय में उपस्थित जीवित पदार्थ की मात्रा को उस जीव का बायोमास कहते हैं। सिंपल सा। ठीक है। जैवमंडल, बायोस्फीयर, बहुत बार आपने रीड किया होगा बायोस्फीयर के बारे में। ठीक है। जिसमें आपका क्या होता है, तीन मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल के बीच निरंतर परस्परता और आत्मनिर्भरता को दर्शाते हैं, उन्हें हम जैवमंडल कहते हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन हो गए कम से कम 10 से 11 क्वेश्चन है यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं, लेक्चर्स आपको वैसे भी एमसीक्यूज के रूप में मिलने वाले हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको सिर्फ की पॉइंट ही बता रहा हूँ। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैविक घटक, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के सजीव घटक उस पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों का भाग होते हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की यहाँ पे बात हुई। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं ब्रूट पैरासिटिज्म। देखिए ब्रूट पैरासिटिज्म की जब भी बात होती है याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ब्रूट पैरासिटिज्म पक्षियों में एक विशेष प्रकार की परजीविता जिसमें परजीवी पक्षी अपने अंडे दूसरों के घोंसले में देते हैं और दूसरे पक्षी को अपने अंडे देते हैं। ठीक है। क्या बात हुई यहाँ पर, पक्षियों में एक विशेष प्रकार की परजीविता जिसमें परजीवी पक्षी अपने अंडे दूसरों के घोंसलों में देते हैं और दूसरे पक्षी अपने अंडे उन्हें देते हैं। ठीक है। क्लियर हो गई बात, सिंपल सा है ब्रूट पैरासिटिज्म। यहीं से रिलेटेड आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, समझ आ रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, फीडबैक दीजिए। मांसाहारी, भोजन और ऊर्जा के लिए शाकाहारी तथा अथवा प्राथमिक उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीवों को मांसाहारी जीव कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्वेश्चन फिर भी गलत होता है स्टूडेंट्स का। भोजन और ऊर्जा के लिए, या याद कर लेना की पॉइंट आपके सामने डिस्कस हो रहे हैं, आपको बहुत लेंथी नहीं पढ़ना है। ठीक है। भोजन और ऊर्जा के लिए शाकाहारी अथवा प्राथमिक उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीवों को मांसाहारी जीव कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट। बहुत बार क्वेश्चंस बनेगा इस बार भी बनेगा क्योंकि आप उसी फील्ड में जाने वाले हैं। इन सब चीज़ों का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। क्या होता है जलवायु परिवर्तन, मौसम तथा जलवायु में अनिश्चित, परिवर्तनीय अथवा अप्रत्याशित प्रकार के बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। पॉइंट है, की पॉइंट है, याद कर लेना, छूटेगा नहीं। फॉरेस्ट गार्ड की जॉब लग जाएगी, सीटें बहुत हैं। ठीक है। लाइफ सिक्योर हो जाएगी। क्लाइमेक्स, ये उत्तरवर्तन की प्रक्रिया का अंतिम चरण है। वह प्रजाति जिस पर प्रक्रिया पूरी होती है उसे चरमोत्कर्ष समुदाय कहा जाता है, जिसे हम क्लाइमेक्स कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। अब देखिए सविलुप्ति, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सविलुप्ति पॉइंट। यह वह स्थिति है जिसमें किसी प्रजाति के विलुप्त होने पर उससे जुड़ी अथवा उस पर आश्रित जीव अथवा वनस्पति भी विलुप्त हो जाती है। याद कर लो ना पॉइंट को, ज़्यादा नहीं रीड करना है आपको। यह वह स्थिति है जिसमें किसी प्रजाति के विलुप्त होने पर उससे जुड़ी अथवा उस पर आश्रित डिपेंडेबल जीव अथवा वनस्पति भी
विलुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसे हम कहते हैं सविलुप्ति। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कंपोस्टिंग। अब देखिए कंपोस्टिंग की जब भी हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपसे डेली रोजमर्रा से जुड़ा हुआ ये शब्द है। वायुवीय परिस्थितियों ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पर बात हो रही है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैविक अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन को कंपोस्टिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हो रही बात। और देखना दोस्तों, चैलेंज कर रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, और आप वही स्टूडेंट्स होंगे जो बाद में ये फीडबैक देंगे कि सर हमारे बिल्कुल सही क्वेश्चंस हुए हैं। बाकी सभी स्टूडेंट्स ऐसे ही फीडबैक देते हैं। चलिए नेक्स्ट, परजीविता। दो प्रजातियों के बीच इस प्रकार का परस्पर संबंध कि एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरे जीव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए एपीफाइट और आम भेल की पिछले भाग में वानसेल्स का बढ़ना। एपीफाइट इंपॉर्टेंट, क्या होता है ये एपीफाइट? दोस्तों एपीफाइट वनस्पति का ही एक रूप है, ठीक है, जो वनस्पतियों के ऊपर लगता है। ठीक है, जीव, कंफ्यूज नहीं होना इन पॉइंट से आपने। ठीक है, परजीविता। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, और इसकी लेक्चर्स की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप्स में मिल जाएगी। प्रतिस्पर्धा, दो प्रजातियों के बीच एक प्रकार का परस्पर संबंध, देख लीजिए ध्यान से समझ लीजिए। दो प्रजातियों के बीच एक प्रकार का परस्पर संबंध जिसमें दोनों ही प्रजातियों पर नकारात्मक असर पड़ता है। उदाहरण के लिए पौधे और शाकाहारी जीव। यहीं से क्वेश्चंस मॉडिफाइड एग्जामिनर डाल देगा, 100% ऐसे ही मॉडिफाइड क्वेश्चंस होते हैं। आप लोग बुक्स पढ़ते रहते हैं, फिर बाद में ये बोलते हैं सर हमने ये बुक्स फॉलो की। बुक्स से बहुत कम आता है। बुक्स तो जस्ट एक आपका कंसेप्ट, बेसिक पॉइंट क्लियर करने के लिए ठीक होता है, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी पड़ेगी। ठीक है, प्रोटेक्शन, संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों, चाहे मैं जीवित और मृत दोनों की यहां पर बात कर रहा हूं, या बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग जिससे उन्हें गायब होने, व्यर्थ होने अथवा विलुप्त होने से बचाया जा सके। प्रोटेक्शन, संरक्षण से रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाता है। क्वेश्चंस फिर भी गलत हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि यहां पर तो बात जीवित और मृत दोनों की हुई है। बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग जिससे उन्हें गायब होने, व्यर्थ होने अथवा विलुप्त होने से बचाया जा सके, यही तो है आपका संरक्षण, प्रोटेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं क्रायोस्फीयर। अब देखिए क्रायोस्फीयर इंपॉर्टेंट है, पॉइंट हाईलाइट हुआ है। पृथ्वी की सतह पर बर्फ और ग्लेशियर द्वारा घिरे हुए क्षेत्रफल को क्रायोस्फीयर कहते हैं। किसकी बात हुई? पृथ्वी की सतह पर बर्फ और ग्लेशियर द्वारा घिरे हुए क्षेत्रफल को क्रायोस्फीयर कहते हैं। क्वेश्चंस बनेगा, आंसर आपके पास होगा, यू हैव टू आंसर, और बिल्कुल सही होगा कि हाँ मैंने कुछ ऐसा पढ़ा था, पृथ्वी बर्फ और ग्लेशियर द्वारा कुछ घिरा होता है, उसे हम क्रायोस्फीयर कहते हैं। आपके पास आंसर होगा, चैलेंज कर रहा हूँ, गलत नहीं होगा। एक ही बार आपको सिर्फ रीड करना है ये। डेट्रीबोरस। अब देखिए डेट्रीबोरस क्या होता है? वे सूक्ष्म जीवों की यहाँ पर बात हो गई है। वे सूक्ष्म जीव जो डेट्रियस का अपघटन करते हैं, डेट्रीबोरस कहते हैं। सूक्ष्म जीव डेट्रीबोरस, आपको याद हो जाएगा कि हमने कुछ ऐसा रीड किया था सूक्ष्म जीवों के बारे में जो डेट्रियस का अपघटन करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको बिल्कुल एडवांस लेवल स्टडी नहीं करनी है कि बहुत सारा आपको नॉलेज होनी चाहिए, डीपली नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यही बनेगा। अगर थोड़ा डीपली भी बन जाएगा तब भी आपके पास आंसर होगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं अपघटक। देखिए अपघटक क्या होते हैं? बैक्टीरिया, कवक जैसे जीव को मृत पौधों और जीवों के जैविक अपघटन में शामिल होते हैं, अपघटक कहलाते हैं। सिंपल सा है अपघटक। बैक्टीरिया, कवक जैसे जीव को मृत पौधों और जीवों के जैविक अपघटन में शामिल होते हैं, अपघटक कहलाते हैं। कितना आसानी से हमने रीड कर लिया कि हाँ कुछ हमने ऐसा रीड किया था, आपके पास आंसर एकदम से आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं पर्णपाती, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वे पेड़ जो एक निश्चित समय के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं उन्हें पर्णपाती कहते हैं। सबको आई थिंक ये इसका आंसर क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे जन संरचना की बात करेंगे। मानवों की जनसंख्या के आकार का एक जो अध्ययन है, ठीक है, संख्यांकीय, न्यूमेरिकल भी हम इसको कह सकते हैं, उसका जो स्टडी है उसको हम डेमोग्राफी कहेंगे। ठीक है, मानवों की जनसंख्या के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं
DDT कृषि उपयोगों में कीटनाशकों के रूप में प्रयोग होने वाला जैविक क्लोरीन रसायन है। ये क्लोरीन रसायन अब इसके प्रयोग ने जैव संग्रहण के कारण समस्या खड़ी कर दी है। अब देखिए जितना भी ये DDT यूज़ होता है कृषि एग्रीकल्चर, आप सभी को क्लियर है, कीटनाशकों के लिए ये यूज़ होता है। जैविक क्लोरीन एक केमिकल है। अब इसके प्रयोग ने जैव संग्रहण के कारण समस्या भी बहुत बड़ी खड़ी की है। ठीक है, लेकिन आपको DDT के बारे में तो आप सभी को क्लियर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं इकोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, बेसिक पॉइंट के साथ फैक्ट भी है। ठीक है, जीवित जीवों के अपने परिवेश के साथ ही वातावरण के साथ संबंध के वैज्ञानिक अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका जो मेन पॉइंट आपको याद रखना, जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, A.G. तांसले ने पारिस्थितिकी की अवधारणा प्रस्तुत की थी। ये पॉइंट आपको याद कर लेना। ठीक है, इकोलॉजी आपको क्लियर हो गया है कि जीवित जीवों के अपने परिवेश के साथ ही वातावरण के साथ संबंध के वैज्ञानिक अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। तो ये आई होप आप सभी को की पॉइंट पता हो रहे हैं। एनवायरनमेंट बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, पर्यावरण किसी जीव के अस्तित्व को उसके जीवन भर प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले घटक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, उन्हें हम एनवायरनमेंट। ठीक है, क्या बात हुई यहाँ पे, फोकस करिए एक पॉइंट के ऊपर। किसी जीव के अस्तित्व को उसके जीवन भर प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले घटक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अब यहाँ से बहुत सारे एनवायरनमेंट के क्वेश्चन बनता है, बहुत सारा बन जाएगा, लेकिन आपको इतना क्लियर हो चुका है, चाहे जीव की बात हो रही है, उसके अस्तित्व जीवन भर की बात हो रही है, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जितना भी प्रभावित ये एनवायरनमेंट हमें कर रहा है, ये सारा कुछ उस पर्यावरण का निर्माण करते हैं ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट। किसी क्षेत्र के जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच द्रव्यमान और ऊर्जा के प्रवाह को सुनिश्चित करने वाले संबंध और अंतर्निर्भरता को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस मॉडिफाइड होगा। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है कम से कम 15-16 क्वेश्चन है इकोसिस्टम से ही। कोर्सेज में आपको मिल जाएगा, कोई बात नहीं, आपको यूट्यूब पे भी हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप्स में भी ज्वाइन करिए, वहाँ पे भी क्वेश्चन अपडेट हो रहे हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इकोलॉजी सर्विस, अब ये क्या है, पारिस्थितिकी सेवाएं। इसमें आपको बिल्कुल सिंपल सा आपको बताया गया है कि इसके द्वारा जो दी गई आर्थिक, पर्यावरणीय और सौंदर्य वस्तुओं तथा सेवाओं की व्यापक श्रृंखला को पारिस्थितिकी सेवाएं कहा जाता है। कितना, इकोटोन 2 अथवा 2 से अधिक विविध पारिस्थितिकी तंत्र के बीच मेल के क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। उदाहरण के लिए सेंचुरी और घास के मैदान इत्यादि। कितना सिंपल सा है, आपको एकदम से याद हो रहा है। ठीक है, इकोटाइप पौधा अथवा जीव प्रजाति जो किसी खास आवास की स्थानीय वातावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होती हैं, उन्हें हम इकोटाइप कहते हैं। अब इकोलाइन क्या है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में अस्पष्ट अंतर वाली पर्यावरणीय प्रवणता के साथ प्रजातियों के संगठन में धीरे धीरे और सतत परिवर्तन को इकोलाइन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको ज़्यादा एडवांस नहीं जाना है। ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस इन पॉइंट्स के ऊपर पकड़ के चलिए, क्वेश्चंस जैसा मर्जी होगा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं इकोलॉजिकल नीड्स, इंपॉर्टेंट हाईलाइट है, क्वेश्चंस बन सकता है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जीव द्वारा निभाई गई मुख्य तथा पारिस्थितिकी भूमिका को कहते हैं। ठीक है, यह किसी जीव के उसके पर्यावरण में सभी जैविक और अजैविक घटकों के साथ सभी संबंधों के योग होता है, जिसे हम इकोलॉजिकल नीड्स कहते हैं। ये याद कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। ठीक है, और जैसे जैसे आप फ्री टेस्ट भी लगाओगे, जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट लगाओगे कोर्सेज में, तो आपके और ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से निकल के आएंगे, तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम निकल जाएगा आपका बहुत आराम से। अब देखिए यहाँ पर इकोलॉजिकल सक्सेशन की यहाँ पे बात करेंगे, उत्तरवर्तन। ठीक है, ये किसी दिए गए क्षेत्र में प्रजातियों के संगठन में धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से प्रत्याशित परिवर्तन होता है। धीरे धीरे दिए गए किसी भी क्षेत्र में प्रजातियों के संगठन में धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से प्रत्याशित परिवर्तन होता है, जिसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी उत्तरवर्तन। ठीक है,
इकोफिन इंपॉर्टेंट, किसी विशेष आवास में समान प्रकार के जीनोटाइप परंतु भिन्न फिनोटाइप गुण रखने वाली जनसंख्या को इकोफिन कहते हैं, याद कर लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। 10% रूल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी दक्षता 10% नियम, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में द्रव्यमान और ऊर्जा के हस्तांतरण, इनकी ट्रांसफरेशन की दर पिछले स्तर के मात्र 10% के बराबर होती है। इसे 10% ऊर्जा नियम कहते हैं, जो कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी दक्षता को दर्शाती है। ठीक है, यहाँ पे एक रूल की बात हुई है पारिस्थितिकी दक्षता 10% नियम की, जिसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण लेवल में द्रव्यमान और ऊर्जा के जो ट्रांसफरेशन हस्तांतरण की दर है पिछले स्तर के मात्र 10% के बिल्कुल इक्वल होती है, और इसी 10% ऊर्जा नियम कहते हैं, जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी दक्षता को दर्शाती है। ठीक है, ये दर्शाने का काम करती है। ठीक है, एफिशिएंसी 10% रूल याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, पारिस्थितिकी पदचिह्न, यह प्राकृतिक और पर्यावरणीय संसाधनों के प्रयोग तथा दोहन की पर्यावरण की धारणीय क्षमता अथवा पर्यावरणीय की पुनः उत्पन्न करने की दक्षता के सापेक्ष ये दर्शाता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ठीक है, एकदम से देखिए आपको याद हो रहा है, पता लग रहा है कि हाँ मैं चीज़ क्या रीड कर रहा हूँ या क्या चीज़ रीड कर रही हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए। आप लाइट की करो, एचएस की करो, क्योंकि आजकल क्लर्क जैसे एग्जाम में भी एसएससी लेवल आ रहा है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को छोड़ नहीं सकते। अब स्वदेशी जैव विविधता, बहुत बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है फॉरेस्ट गार्ड में। किसी क्षेत्र की जैव विविधता पृथ्वी के स्तर पर सतह पर सीमित वितरण वाली किसी खास और विशेष भौगोलिक परिस्थितियों से जुड़ी होती है, उन्हें स्वदेशी जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, स्वदेशी जैव विविधता कहते हैं, याद कर लेना इस पॉइंट को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं यूट्रोफिकेशन, जल में नाइट्रेट और फास्फेट के अत्यधिक सांद्रता के कारण जल स्रोतों के अधिक उपजाऊ से शैवालों का फैलना यूट्रोफिकेशन कहलाता है, इंपॉर्टेंट है। और शैवाल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है तो आपके पास एकदम से याद होगा कि यूट्रोफिकेशन। ठीक है, जल में नाइट्रेट और फास्फेट के अत्यधिक सांद्रता के कारण जल स्रोतों के अधिक उपजाऊता से शैवालों का जो शैवाल होती है, ठीक है, का फैलना यूट्रोफिकेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं यूरिफेजिक जीव, वे पौधे और जीव जिनकी भोजन के प्रति सहनशीलता की विस्तृत सीमा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, यूरिफेजिक कहते हैं। सिंपल सा है। यूरिथर्मल जीव इंपॉर्टेंट, वे पौधे और जीव जिनकी तापमान के प्रति सहनशीलता की विस्तृत सीमा होती है, उसे हम यूरिथर्मल जीव कहते हैं। सिंपल सा है, आपको याद हो गया एकदम से। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं यूरोहाइड्रिक जीव, वे पौधे और जीव जिनकी जल के प्रति सहनशीलता की विस्तृत सीमा होती है, उसे हम यूरोहाइड्रिक कहते हैं। जल के प्रति सहनशीलता की विस्तृत सीमा होती है, उन्हें हम यूरोहाइड्रिक जीव कहते हैं। और यहाँ पे क्या थी, यूरिथर्मल में क्या थी, थर्मल, तापमान से रिलेटेड। ठीक है, सहनशीलता की विस्तृत सीमा होती है, उसे हम यूरिथर्मल कहते हैं। ठीक है, हाइड्रिक में पानी आ जाएगा, जल आ जाएगा। EIA पर्यावरण पर विकासात्मक परियोजनाओं के कारण होने वाले प्रभावों का विश्लेषण, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA कहलाता है। ठीक है, यानी कि EIA क्या है, स्टडी बोल सकते हैं, पर्यावरण पर विकासात्मक परियोजनाओं के कारण होने वाले प्रभावों का इफेक्ट का विश्लेषण पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा है, याद हो गया आपको। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे आउट ऑफ सिटू प्रोटेक्शन, सितु संरक्षण, जब किसी प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास की सीमा के बाहर, सुन लीजिए, जब किसी प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास की सीमा के बाहर संरक्षित किया जाता है तो उसे बाह्य सितु संरक्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए चिड़ियाघर, वनस्पति बागों में संरक्षण। ठीक है, क्वेश्चंस बनेगा और यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेट आएगा आपको। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं। फ्लोरा, उठा लीजिए कोई क्वेश्चन पेपर, देखिए क्वेश्चंस, फ्लोरा से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। किसी क्षेत्र के पादप समुदाय को उस क्षेत्र का फ्लोरा कहते हैं। क्लियर हुआ, किसी क्षेत्र के पादप समुदाय को उस क्षेत्र का, उसे हम फ्लोरा कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फौना, किसी क्षेत्र के पशु समुदाय को उस क्षेत्र का फौना कहेंगे।
इंपॉर्टेंट है। पशु समुदाय यानी कि आपका फोना, फ्लोरा, किसी क्षेत्र के पादप समुदाय, ठीक है। सही, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं फूड चेन, इंपॉर्टेंट। खाद्य श्रृंखला किसी पारिस्थितिकी तंत्र में द्रव्यमान और ऊर्जा के रैखिक और अनुक्रमिक प्रभाव को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब आपको करना है क्या, सिंपली व्हाट्सएप करना है, फ्री टेस्ट की डिटेल लेनी है और इस लेक्चर्स की पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करिए, ज्वाइन करिए और पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं उन सभी को देख लीजिए, अटेंड कर लीजिए। और हिमाचल जीके का करंट अफेयर जो है आप व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। और साथ में जितने भी लेक्चर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे उन सभी अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशंस को, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये सपना आपका छूटना नहीं चाहिए, फॉरेस्ट गार्ड का इस बार होने चाहिए आप सभी, ठीक है। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।